अब तक पढ़े हैं अभिक्रिया में, देखे हैं यहाँ पर एल्कीनों का ये ओजोनीकरण अभिक्रिया है। इसमें करते क्या है, हम सम्मित या असम्मित एल्कीन ले लेते हैं, उसको ओजोन के साथ अभिक्रित करा देते हैं, तो हमें जो है एक ओजोनाइड अस्थायी उत्पाद प्राप्त होता है। पुनः इस ओजोनाइड को जो है जिंक के द्वारा अपचयन करते हैं, तो हमारा एक तरफ का इधर का समूह और इधर का समूह जो है एल्डिहाइड के रूप में बाहर निकल जा रहा है। दूसरा हम एल्कीन लेके देख रहे हैं, यह हमारा ब्यूटोन है, यह हमारा प्रोपोन है। ब्यूटोनिन की अभिक्रिया जब ओजोन से करा रहे थे, तो हमें यहाँ पर उत्पाद जो है, यहाँ पर एक जो है प्रोपेनॉल प्राप्त हो रहा है, एक मेथेनॉल प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा जो है उत्पाद ओजोनीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त हो रहा है। यह समानतः अभिक्रिया जो है एल्कीन से जो है वो एल्कीन से जो है एल्डिहाइड प्राप्त करने की है। कितने कार्बन की प्राप्त करनी है, हमें जो है अभिक्रिया में एल्कीन का जो है कार्बन बताएगा कि कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड या एल्डिहाइड या एस्टेल्डिहाइड या प्रोपेल्डिहाइड क्या प्राप्त हो रहा है, यह एल्कीन से हमें उत्पत्ति होगी। अब यह अभिक्रिया के बाद हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया इसी एल्कीन से ही संबंधित है, उसको कहते हैं एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। यह 9, 10, 11 और 12 तीनों क्लास में ही यह अभिक्रियाएं हैं। और एल्कीन का हाइड्रोजन अम्लों के साथ योग होता है। हाइड्रोजन अम्ल आपके HF, HCl, HBr और HI होता है, इसको हाइड्रोजन अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम जो है आकार बढ़ने के साथ बढ़ता है। जब हाइड्रोजन का आकार बढ़ेगा तो क्रियाशीलता भी बढ़ेगी, क्योंकि वहां से त्याग किए जाने वाले प्रोटॉनों की स्थिति बढ़ती है। यहाँ HCl से जो अधिक क्रियाशील HCl होगा, HCl से अधिक क्रियाशील HBr होगा और HBr से अधिक क्रिया जो है HI की होगी। एक क्रियाशीलता है। तो अगर हम कोई सम्मित एल्कीन ले लें और इस सम्मित एल्कीन की अभिक्रिया जो है हम हाइड्रोजन अम्ल से HBr या HCl से करा दें, तो अभिक्रिया यह दो नियम के अंतर्गत होती है। एक अभिक्रिया जो है मार्कोनिकॉफ नियम के अंतर्गत होगी और एक अभिक्रिया जो है खैरस प्रभाव या इसी को एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं। खैरस प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम जो है कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। पेरोक्साइड कार्बनिक होना चाहिए, जैसे एल्नीन का ले लें हम पेरोक्साइड, बेंजीन का पेरोक्साइड ले लें, इस प्रकार के जो है हमें पेरोक्साइड लेना होगा। जब हम मार्कोनिकॉफ नियम लगाते हैं तो हमें यह मिलता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जो है कि जब किसी सम्मित या असम्मित एल्कीनों में हाइड्रोजन अम्लों का योग कराते हैं तो ऋणी तत्व या सिंपल कह दो हाइड्रोजन उस द्विआबंधित कार्बन से जाके जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या निम्नतम होती है। लेकिन सम्मित एल्कीनों में यह नियम लागू नहीं हो पाता है। सम्मित एल्कीनों में से किसी एक कार्बन पर जो है हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और किसी एक कार्बन पर जो है यह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो सम्मित एल्कीनों के लिए विशेष नहीं है। तो सम्मित एल्कीन में हम मार्कोनिकॉफ नियम लगाएंगे, यहाँ पर हम लिए हैं तो हमें उत्पाद मिलेगा CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड। मार्कोनिकॉफ नियम के अतिरिक्त अगर हम इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी लागू करते हैं तो हमें सम्मित के लिए विशेष नहीं है। यहाँ पर कार्बन दो ही है, एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ भी हमें जो है एथिल ब्रोमाइड मिलेगा। लेकिन अगर जो है हम असम्मित एल्कीन ले लें, असम्मित एल्कीनों में अगर हाइड्रोजन अम्लों की क्रिया कराएं, जैसे हम HBr के भी क्रिया करा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर मार्कोनिकॉफ नियम लागू कर देते हैं तो मार्कोनिकॉफ नियम में द्विआबंधित कार्बन यही दोनों हैं। इन्हीं दोनों आबंधित कार्बन में से जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर यह ब्रोमीन ऋणी तत्व जाकर जुड़ेगा।
हमें स्पष्ट साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों में से इस हाइड्रोजन कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। तो ऋण विद्युतीय तत्व जो है निम्नतम कार्बन पर ही जुड़ता है, अतः जो है यहाँ पर इस अभिक्रिया में हमारा जो है हाइड्रोजन इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार हमें जो है 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को जो है मार्कोनिकॉफ नियम के अंतर्गत करा रहे हैं, तब ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पर मार्कोनिकॉफ की जगह एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या खैरास प्रभाव या पैराक्साइड प्रभाव ले ले तो हमें जो है एक कार्बनिक पैराक्साइड लेनी होगी। भले नाम न आप लो उसका, केवल हिंदी में ही यहाँ लिख दो तो भी चल जाता है। HBr ले लिए हम, बेंजीन का पैराक्साइड ले लिए हैं बेटा, बेंजीन पैराक्साइड ले लिए हैं यहाँ पर C6H5 इस तरह नहीं आ रहा है, आप पैराक्साइड लिख दो हिंदी में। अब यहाँ पर जो है ध्यान से देखना है कि पैराक्साइड जैसे हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो अब इस नियम का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर न्यूनतम कार्बन वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा था, यहाँ उच्चतम वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ना शुरू करेगा। जिस कार्बन पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहीं पर जो है यह हमारा ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा। तो इस नियम के अंतर्गत हमारा यह ब्रोमीन इस कार्बन पर जुड़ेगा, न कि इस कार्बन पर। अब यह हमें ऐसा उत्पाद देगा, यह 1 डिग्री मिल रहा है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और यह जो है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। हमें अंतर स्पष्ट यह हो रहा है कि मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा जो है हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ या पैराक्साइड प्रभाव द्वारा जो है हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। एल्कीनों का यह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सम्मित के लिए विशेष अभिक्रिया नहीं है। आप दोनों में से कोई लगा लोगे, सम्मित में एक ही प्रकार के उत्पाद मिलेंगे, लेकिन असम्मित एल्कीनों के लिए यह नियम हमें बड़े कारगर होते हैं। और यह 11, 12 और 10 तीनों क्लासों के लिए ही अभिक्रिया है। आज इस अभिक्रिया को हम देखें, अन्य उदाहरण भी देखते हैं इस अभिक्रिया के लिए कि हमें अन्य उदाहरण में क्या मिल रहा है, कैसे हम अभिक्रिया करा सकते हैं अन्य तरीके से, और अन्य भी क्या है। हम एक यहाँ पर जो है विशेष भिन्न प्रकार के एल्कीन ले रहा हूँ, यह भी एल्कीन असम्मित ही लेंगे हम। सम्मितों का अब हम एक करा के दिखा दें आपको। इस सम्मितों में आप पैराक्साइड का लगाएं प्रभाव या न लगाएं, आपको उत्पाद जो है हमें विशेष परिवर्तित नहीं मिलेगा। अगर इस अभिक्रिया में हम पैराक्साइड लगा भी देते हैं हैलोजन अम्लों के साथ, हैलोजन अम्ल ले लिए और यहाँ पर पैराक्साइड लगा दिए, तो पैराक्साइड लगाने के बाद भी एक द्विही आबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन को जुड़ना होता है, एक हाइड्रोजन को जुड़ना होता है। अगर हम जोड़ दे रहे हैं, देख रहे हैं एक कार्बन पर हाइड्रोजन को दे रहे हैं, एक कार्बन पर जो है हाइड्रोजन को दे रहे हैं, तो भी हमें जो है यहाँ पर 2 डिग्री ही मिल रहा है एल्किल हैलाइड। और अगर हम मार्कोनिकॉफ नियम लगा रहे हैं तो भी हम यही पाएंगे, तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। HBr ले लो या Cl ले लो, पैराक्साइड नहीं लेना है, यहाँ मार्कोनिकॉफ लगाना है। मार्कोनिकॉफ नियम लगाते हैं तो तुरंत हमें जो है द्विआबंधित कार्बन को देखना है। द्विआबंधित कार्बन में जहां न्यूनतम होगा वहां पर जोड़ो, कोई मतलब नहीं, न्यूनतम दोनों पर ही समान है, आप जहां इच्छा तहां जोड़ सकते हो। इस प्रकार यह हमारा उत्पाद देखो, दोनों में हमारा उत्पाद समान ही प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर हम इसको असम्मित एल्कीन कर दें, असम्मित करने के लिए क्या करेंगे, द्विआबंध के दोनों तरफ कार्बनों की संख्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए। यह द्विआबंध है, इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इसलिए सम्मित है। लेकिन इसी को अगर हम बदल दें, यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर इसके साथ एक और जोड़ दें हाइड्रोजन, अब इसको रहने दें यहाँ से। अब देखो द्विआबंध के देख रहे हैं तो इधर 2 कार्बन है, द्विआबंध के इधर हमारा 3 कार्बन है, यह असम्मित एल्कीन हो गया। अगर असम्मित एल्कीन में हम मार्कोनिकॉफ नियम लगा देंगे तो अब उत्पाद की स्थिति बदल जाती है। उत्पाद देखो अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर उत्पाद हमें जो है कि वहां पर हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। हाइड्रोजन को देखना है, जो ज्यादा धनी है वह ज्यादा धनी होता है मार्को एंटी मार्को में, लेकिन यहाँ पर जो कमजोर है, ऋणी है, वह और ज्यादा ऋणी होता है। यहाँ पर जो है यह कार्बन जो है अधिक हमारा यह एल्किल समूह ले रखा है
और यहाँ पर हाइड्रोजन नगण्य है ही नहीं, मतलब कि यहाँ हाइड्रोजन निम्नतम हो गया, जबकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन उच्चतम हो गया। इसमें का हाइड्रोजन हमें नहीं देखना है, द्विआबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन को देखना है। यही दो आबंधित कार्बन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यह हाइड्रोजन जो है इसी कार्बन पर जुड़ेगा, तो उत्पाद हमारा प्राप्त होगा। जैसे हमारा उत्पाद है, यहाँ Cl आ जाएगा, पहले से CH सूत्र उपस्थित है, यह द्विआबंध जो है एकल आबंध में परिवर्तित हो जाएगा और इस कार्बन पर हाइड्रोजन आ जाएगा, बाकी जो जैसे जुड़ा है वैसे जुड़ा रहेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यह 3 डिग्री हमें प्राप्त हो रहा है एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री कैसे गिन दे रहे हैं? जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन पर दृष्टि डालो, अगर वह कितने कार्बन से जुड़ा है उतनी डिग्री होता है। यह कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यह कार्बन को देखना है कि कितने कार्बन से जुड़ा है, तो यह कार्बन 1, 2 और 3 इस कार्बन से भी जुड़ा है बेटा, इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है, 3 कार्बनों से जुड़ रहा है, इसलिए इसकी डिग्री 3 डिग्री हुआ, इसलिए इसका नाम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड समानता बोला जाता है। नामकरण करेंगे तो IUPAC साधारण कर सकते हैं, तो नामकरण के लिए एक अलग से आपको हम वीडियो बनाएंगे कैसे नामकरण करते हैं। अगर अब हम यहाँ पर इसी अभिक्रिया में बेटा अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगा दें, इसी अभिक्रिया को देखो, जैसे ही हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लागू करते हैं, इस अभिक्रिया में बना उत्पाद जो है बदल जाता है। मार्को की जगह अब हम पेरोक्साइड लिख दिए जैसे ही, तो पेरोक्साइड लिखते ही अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ बन जाती है और तुरंत अब इसमें का हाइड्रोजन वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। इससे पहले अभिक्रिया में हमने बताया था कि यहाँ पर हाइड्रोजन अधिक दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, तो जुड़ेगा यहाँ पर और जुड़कर उत्पाद हमें इस प्रकार देगा। यहाँ पर अब H हो जाएगा, यह सिंगल बंद हो जाएगा और सिंगल बंद के बाद जो है यहाँ पर अब हमें जुड़ जाएगा जो है Br और यहाँ पर CH। उत्पाद में अंतर क्या हुआ? यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है वो 2 डिग्री प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन वह कार्बन 2 ही कार्बन से जुड़े हैं, तो 2 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो हमें यह ट्रेस देखने को मिल रहा है कि अगर हम मार्को और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करते हैं तो हम एक ही प्रकार के एल्कीन से भिन्न भिन्न प्रकार के जो है एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमें प्राप्त करना है एल्किल हैलाइड, तो हम विभिन्न प्रकार के उसके अनुरूप एल्कीन को ले लेंगे और हाइड्रोजन अम्ल HCl HBr से क्रिया करा के जो है उत्पाद बना लेंगे। HI और HF की क्रियाएं थोड़ा यहाँ जटिल होती हैं। HI लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करता है, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड की अभिक्रिया तीव्र होती है, इसलिए इसकी अभिक्रिया यहाँ पर नहीं कराई जाती है प्रत्यक्ष रूप से। तो आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि इस अभिक्रिया के अतिरिक्त हमें जो है और क्या एल्कीनों की अभिक्रिया मिलती है। तो एल्कीनों की अभिक्रिया जो है हम देखेंगे जल के साथ एल्कीन की अभिक्रिया हम देखेंगे कि जल के साथ अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ तक हमें जो है अभिक्रिया को आ जाना चाहिए। मुख्यतः हमें जो है अभिक्रिया एल्कीनों का सबसे इम्पोर्टेंट मिलती है, तो ओजोनीकरण मिलती है, हाइड्रोजनीकरण मिलती है हाइड्रोजन अम्लों का। इसके बाद जो है हाइड्रोजनीकरण भी मिलती है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को देख लेते हैं 1 सेकेंड, उसके बाद हम लोग जल के साथ अभिक्रिया देखेंगे, या जल के साथ ही कोई देख लो अभिक्रिया। जल के साथ कराते हैं एल्कीन की अभिक्रिया, इसी को देख लो। चलो आगे आ जाओ, कोई बात नहीं है। हाइड्रोजन के साथ देख लो, हाइड्रोजनीकरण ही देख लो। हाइड्रोजनीकरण एल्कीन का हम सिंपल कहें तो असंतृप्तता की पहचान भी है, असंतृप्तता की पहचान भी है यह अभिक्रिया। इस अभिक्रिया द्वारा जो है हम कि जो हम पदार्थ लिए हैं, जो हम कार्बनिक अणु लिए हैं, वह कार्बनिक अणु जो है एकल आबंध वाला अर्थात एल्केन है कि द्वि और त्रिबंध वाला एल्काइन है। तो संतृप्तता और असंतृप्तता की पहचान भी करा लेंगे हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। हम एक एल्कीन ले लें और एल्कीन को लेकर बेटा जो है
हाइड्रोजन के साथ जो है प्रवाहित करें गैस। उत्प्रेरक हमारा इंपॉर्टेंट है, निकिल होना चाहिए, प्लेटिनम होना चाहिए या पैलाडियम होना चाहिए, या इसके अतिरिक्त एक और उत्प्रेरक होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। इन चारों, इसकी उपस्थिति में हम केवल इसी के साथ करा सकते हैं, हमें बाहर से हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इनकी उपस्थिति में हमें बाहर से हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह खुद अपचायक है और ये जो है स्वीकार होने का जो है यह हाइड्रोजन उपलब्ध करा देता है। सिंपली है, हाइड्रोजन गैस जैसे इसमें प्रवाहित करेंगे, एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ जाएगा और यह द्विबंध भंग होकर एकल बंध हो जाएगा। इसको योग अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। असंतृप्तता की पहचान इस तरह हो रही है कि अगर हम एकल बंध वाले अगर पदार्थ लिए होते तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन द्विबंध वाले और त्रिबंध वाले दोनों हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया देते हैं। अगर हम एसिटिलीन को ले लें और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करा दें, इनमें से कोई उत्प्रेरक ले लें आप, तो यह अभिक्रिया जो है उसी तरह स्पष्ट रूप से जो है कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर। इसमें त्रिबंध जो है विकसित होकर द्विबंध हो गया है। अब उसमें अगर हम पुनः हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हिट करके, तो पुनः जो है द्विबंध भंग हो जाएगा, एकल बंध उपस्थित हो जाएगा। इस प्रकार हमें संतृप्तता और असंतृप्तता की पहचान भी इस अभिक्रिया द्वारा हो जाती है। खास कर हम पहचान कराते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, नाम देते हैं तो डालडा घी बनाने वाली प्रक्रिया। डालडा घी वनस्पति तेल ले लेते हैं और वनस्पति तेल में अगर बेटा हाइड्रोजन गैस जो है निकिल की उपस्थिति में प्रवाहित कर देते हैं, तो यह हमें डालडा घी दे देता है, वनस्पति घी दे देता है। डालडा घी, वनस्पति घी, जिससे पहले के लोग जो है घरों में भोज भात पूरी बनाने के लिए काम में करते हैं। आजकल तो जो है रिफाइंड तेल आ चुके हैं, डालडा घी का प्रयोग फैटी होने के कारण कम किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है यह अभिक्रिया भी जो है हमारा निकिल की उपस्थिति में होता है। इसको वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख पाए हैं आज की जो है कि हम हाइड्रोजनीकरण कैसे कर सकते हैं एल्कीनों का, हाइड्रोजन अम्लों के साथ क्रिया कैसे करा सकते हैं एल्कीनों का। हम अब देखेंगे जल के साथ एल्कीनों की अभिक्रिया।